आज हम लोग मानव विकास सूचकांक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक का हमारे इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है और मानव विकास सूचकांक क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में भारत के बारे में पूछ लिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। साधारण एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इससे बढ़ के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एचडीआई वास्तव में क्या होता है, ये किस प्रकार से अस्तित्व में आया और ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मानव विकास रिपोर्ट, सबसे पहले एचडीआर के बारे में समझ लेते हैं। मानव विकास सूचकांक को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जबकि मानव विकास रिपोर्ट के आधार पे एचडीआई जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट जिस प्रकार से एचडीआर होगा उसी प्रकार से एचडीआई का निर्धारण होगा। ठीक है, रिपोर्ट जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से इंडेक्स बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग केयर करेंगे कि किन बातों पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने के 3 महत्वपूर्ण आधार होते हैं। उनमें सबसे पहला आधार है स्वास्थ्य को देखा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अर्थात किसी भी देश में, देश के लोगों में स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। पहला देखा जाता है स्वास्थ्य, दूसरा देखा जाता है शिक्षा और तीसरी देखी जाती है बातें कि जीवन स्तर इस प्रकार की है उस अर्थव्यवस्था में अथवा उस देश में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसी दी जा रही है और जीवन स्तर का लेवल कैसा है, को मिलाकर विकास डेवलपमेंट को मापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि एचडीआई किस प्रकार से बनता है और वर्क करता है। स्वास्थ्य प्लस शिक्षा प्लस जीवन स्तर इज इक्वल टू एचडीआई। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि स्वास्थ्य के साथ में अगर हमने शिक्षा मिला दिया कि स्वास्थ्य भी अच्छा हो और शिक्षा भी बढ़िया हो और साथ में अगर जीवन स्तर भी अच्छा हो, तो उस देश अथवा उस अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही बढ़िया होगा, शानदार होगा। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि किसी भी देश अथवा अर्थव्यवस्था में एचडीआई ऊपर तभी आ सकता है जब उस देश में स्वास्थ्य बढ़िया हो, शिक्षा भी बढ़िया हो और साथ के साथ जीवन स्तर में भी बहुत बढ़िया हो। और जीवन स्तर तभी ऊंचा हो सकता है जब प्रति व्यक्ति आय की भी बात इसमें की जाती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं और बिल्कुल डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में एचडीआई किस प्रकार से वर्क करती है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई की वैल्यू 0 से 1 के बीच बताई जाती है। जब कभी भी यूएनडीपी द्वारा जब एचडीआई की रिपोर्ट पेश की जाती है, एचडीआर रिपोर्ट पेश की जाती है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि हमेशा 0.000 हमेशा देखिएगा कि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होते हैं, से लेके फिर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट के बीच में वैल्यू दी जाती है एचडीआई की। तो ये आप अगर नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल नोट कर लेंगे। और रेंज जो होता है वो 1 का होता है। 0.000 से लेकर 1.000 तक जो है एचडीआई की वैल्यू दी जाती है, उसी देश को अथवा उस अर्थव्यवस्था को दी जाती है। तो आप ये बिल्कुल याद कर लेंगे कि किस प्रकार से दी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जैसे वर्ष 2019 में इंडिया को एचडीआई रैंकिंग 129 179 देशों की रैंकिंग की गई थी। 179 देशों में 129वां मिला था 2019 में। शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा था और उसके बाद में सबसे लास्ट स्थान पे बुरुंडी एक देश है, वो सबसे लास्ट स्थान पर था। तो नॉर्वे सबसे टॉप पर एचडीआई के मामले में 2019 में, जबकि बुरुंडी सबसे लास्ट में था। मतलब माना जा सकता है कि 189th रैंक थी बुरुंडी की। यहाँ पे लिखा जा सकता है 189th रैंक थी और इसका रैंकिंग था 1। तो ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यूएनडीपी, देखिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से सूचकांक जारी की जाती है। ठीक है, एचडीआई के तीनों पक्षों की सूची के अंकों को फिर ज्यामितीय औसत के जरिए समग्र सूचकांक में बदला जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए रैंकिंग की बात हो, इस प्रकार से भी रैंकिंग आती है। जैसे किसी देश की रैंकिंग आप देखिए, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई कंट्री है, एक्स को कुछ समय के लिए मान लिया गया एक देश है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि एक्स एक देश है और वाई भी एक देश है। इन 2 देशों की रैंकिंग अगर मान लीजिए एक देश को रैंकिंग मिला 0.139 मिला और दूसरे देश को मिला
0.156 मिला। तो इसमें बताइए कि रैंकिंग किसको ज्यादा मिला, 0.139, 0.156। तो ये 0.156 को रैंकिंग मिला है ज्यादा, ये वैल्यू में ज्यादा है, तो ये रैंकिंग में ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार से जब मान लीजिए कोई जेड एक देश है, जितना जो है वो देश एक के करीब आएगा, जैसे मान लीजिए वो देश अगर मान लीजिए उसको रैंकिंग मिला है 0.1, ठीक है, 1 पॉइंट में आप ध्यान दीजिएगा 1, अब 7.6 है, तो यहां पर ये ध्यान देना है कि 1.76 इन दोनों से भी पहले आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब जब देखेंगे कि जेड के बाद में मान लीजिए कोई कंट्री है एन, वो उसका रैंकिंग अगर कुछ समय के लिए मान लिया जाए कि 0.8 के करीब अगर आ गया, 800 या 801 आ गया, तो यहाँ पर देखिए कि ये 0 पॉइंट के बाद 8 है जबकि 0.1 है। अब इसी के बीच में कोई और एक कंट्री घुस जाता है जिसमें 0.2 है, तो ये देखिए इन तीनों के बाद में ये 0.2 आएगा, उसके बाद में ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद में ये आएगा, उसके बाद में 176 आएगा, उसके बाद 156 आएगा, 139 आएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। एचडीआई के कैलकुलेशन में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कैलकुलेशन में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रैंकिंग किस हिसाब से की जाती है। रैंकिंग करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार ये है कि हम देखते हैं कि वो एक के कितने करीब है। अगर कोई भी देश, अगर मान लीजिए देखिए इसमें 0.801, ये विकसित देशों की श्रेणी में है। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे देखिए 3 स्केल्स भी इसमें बनाए गए हैं, देखिए आगे मैं समझाता हूं, आप लोगों को ध्यान से देखिए। यूएनडीपी ऊपर बताए गए 3 मापकों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्थाओं को, ठीक है, एक की स्केल पैमाना यानी 0.000 से लेकर 1.000 के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। जैसे मैं समझा रहा हूं कि यूएनडीपी हमेशा इस प्रकार से रैंकिंग देता है। रैंकिंग ये हो गया तो बहुत ही आसान है उसको सजाना, ठीक है, कितनों भी देश हो उसको सजाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखने से नहीं पता चल रहा 0.801 सबसे पहले आएगा तो रैंक इसका 1 हो जाएगा। इन चारों में, पांचों में अगर रैंकिंग की जाए तो 0.801 जो एन देश है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में अगर 0.2 अगर किसी देश के लिए अगर पी अगर कंट्री है तो एन के बाद पी आएगा, तो पहले एन आया फिर पी आया, उसके बाद में देखिए 176 जेड आया, उसके बाद में फिर 156 वाई आया, उसके बाद में सबसे लास्ट में एक्स आया। तो रैंकिंग में आप देख सकते हैं कि एन सबसे पहले आ चुका है, एन सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। एन के बाद पी है, उसके बाद जेड है, उसके बाद वाई है, उसके बाद एक्स है। तो यहाँ वैल्यू के अनुसार हमने सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा दिया, रैंकिंग वही हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है आपको स्केल को याद रखना। जब भी मान लीजिए विस्तृत रूप में अगर मेंस के एग्जाम में आपको एचडीआर रिपोर्ट के बारे में या फिर मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक किस प्रकार से जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, या फिर आपसे पूछा जाए कि मानव विकास रिपोर्ट किस प्रकार से पैमानों के आधार पर और स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मिलकर बनाई जाती है, आप संपूर्ण व्याख्या करें, तो इसके लिए आप ये बताना आपको बेहद जरूरी हो जाता है कि आप किस प्रकार से रैंकिंग दिखाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि 0.000 दैट मीन्स 0.000 से लेके 1.000 तक, एक के जितना करीब होगा, इसमें एक ही पैमाना है, एक के अंदर में ही। जैसे आप समझ सकते हैं इसको इस प्रकार से कि 0.000 से लेकर 1.000 को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 0.000 से लेकर आप इसको कह सकते हैं कि 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.999, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से लेके लगभग 0.999 तक का रेंज में जो आ रहा है, अर्थात एक के करीब जो आ रहा है, जो जितना 999 के करीब आएगा। देखिए यहाँ पर 801 आया, अगर मान लीजिए यहाँ पर फिर बाद में 802 है तो इससे पहले हो जाएगा, 905 है तो इससे भी पहले हो जाएगा, अगर 998 है तो वो सबसे पहले हो जाएगा, 999 है तो रैंक 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब रैंकिंग आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बातों को और ध्यान देंगे कि एक महत्वपूर्ण और बात कही जा रही है कि ये तो हो गया स्केल की बात के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। इन उपलब्धियों के आधार पर उन देशों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आप याद रखेंगे बहुत ही ध्यान से कि उच्च मानव विकास वाले देश, जिसको कि 0.8 से लेके 1 तक, इसको आप ऐसे समझिए 0.8 से लेके दैट मीन्स क्या होगा कि 0.8 मतलब ट्रिपल डिजिट में लिखना है। यहाँ तो मैंने 0.8 से 1 दे दिया शॉर्ट में, लेकिन ये एक्चुअल में लिखा जाएगा 0.8, उसके बाद में 00 और आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में आपको 3 डिजिट लेके चलना है, ठीक है। 0.800 से लेके आपको 1 तक, दैट मीन्स 1 पॉइंट फिर 000 आ जाएगा। यहां तक जो रैंकिंग होती है ये होती है उच्च मानव विकास वाले देश, दैट मीन्स हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले देश है, हाई लेवल पे, कहने का मतलब अति विकसित देश है ये। एचडीआई की रैंकिंग जितनी टॉप होती है आप समझ सकते हैं कि वो देश उतना ही विकसित है।
एचडीआई से आपको क्या पता चलता है? एचडीआई से आपको पता चलता है विकासशील और विकसित देश के बारे में पता चलता है कि कौन किससे ऊपर उठ रहा है और कौन किससे नीचे जा रहा है। विकसित और विकासशील के बारे में और कौन अति विकसित है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे, जब आपसे पूछा जाए प्रश्न में, यूपीएससी में अक्सर पूछ लिया जाता है कि उच्च मानव विकास वाले देश की रैंकिंग की जो स्केल होती है, स्केलिंग, वो किस प्रकार से होती है। तो आपको ये जानना होगा 0.8 से लेकर 1.000 तक की होती है। दैट मीन्स आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि 0.800 से लेके पॉइंट एक तरह से 000 अर्थात 1000 तक की रैंकिंग ये आपकी चली गई 800 से लेके। 000 में आपको देखना है, ट्रिपल डिजिट में देखना है पॉइंट के बाद में। अब चलते हैं दूसरा, जिसमें मध्यम मानव विकास वाले देश है। मध्यम मानव विकास वाले देश कौन होते हैं? जिनकी रैंकिंग 0.500 से लेकर, आप याद रखेंगे, 0.799 तक है। 0.799 इसलिए कि चूंकि 0.800 लिया जा चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग को ये समझना बहुत ही जरूरी है। एचडीआई अगर आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित सारी कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और किसी भी प्रकार के आप प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से एग्जाम में आप दे सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर रेंज आपको याद रखना है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, पहला जो उच्च मानव विकास वाले देश है उसको याद करने का तरीका है कि आप 0.8 केवल याद रखें। चूंकि 1.00 तो आप जान ही रहे हैं, 1.000 आपको याद है, तो आप क्या करेंगे, 0.8 केवल याद रखेंगे। उच्च मानव विकास वाले देश को अगर याद करना है तो आप क्या याद रखेंगे, 0.8 को। और अगर आपको याद रखना है मध्यम मानव विकास वाले देश, मतलब मध्यम विकसित वाले देश को अगर आपको याद करना है तो सबसे महत्वपूर्ण आप याद क्या करेंगे, आप याद करेंगे 0.5 को। 0.5 को आप याद कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये 0.800 से आप नीचे तो अपने आप ही ले लेंगे, क्योंकि यहां से आपने शुरू किया है तो ये इसे ठीक एक डाउन कर देंगे। 800 ये है तो 799 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद करना है मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी को अगर याद करना हो, वर्गीकरण को अगर याद करना हो तो 0.5 को याद करेंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है निम्न मानव विकास वाले, तो आपको 0.00 और ये तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा 0.499। तो आपको याद करने की जरूरत केवल और केवल 0.8 जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं, और साथ के साथ दूसरा जो है मध्यम मानव विकास वाले देश की जब बात होगी तो 0.5 को आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जो तीसरा है निम्न मानव विकास वाले, उसमें 0.000 से लेकर 0.499, ये 0.5 से 500 से जस्ट नीचे की बात हो रही है। तो ये यहाँ तक मुझे पूरा का पूरा कंप्लीट विश्वास हो रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको कि मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। अब यहाँ पर ये उल्लेख करना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से आगे चल के विकास तो ये हुई जिसमें कि हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को देखते हैं, लेकिन आगे चल के कुछ जो सामाजिक वैज्ञानिक हुए, उन सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस विकास को मानने से इनकार कर दिया। उसमें से ये कहना चाह रहे थे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से हम एचडीआई तय करते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव डेवलपमेंट का कार्य किया, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि विकास का आत्मविश्लेषण भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकास का आत्मविश्लेषण के बारे में आप समझाइए कि विकास स्वास्थ्य के स्तर से, शिक्षा के स्तर से और जीवन स्तर के स्तर से भी हो चुका, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई देश या अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर पहुंच भी गई, लेकिन क्या ये वास्तव में विकास है या विकसित हुए वो, उसके बारे में आपको अगर कुछ आपको चर्चाएं करनी हो और उल्लेख करना हो तो यहाँ पर इस बात को समझना बेहद ही मेंस की दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखेंगे कि विकास का ये सही मायने नहीं रहता है। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि जैसे जो आधार में बता रहा हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इसमें बहुत से ऐसे विकसित देश हैं जो कि आ जाते थे। जैसे मैं कुछ चर्चा यहाँ पर करना चाहूंगा। जैसे विकास के असली अर्थ को अगर हम ले तो ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अस्तित्व में आ गए थे। ठीक है, अब विशेषज्ञ विकासशील देशों में विकास क्रिया पर अध्ययन भी कर रहे थे कि जो विशेषज्ञ थे वो विकासशील देश में कि भाई ये कैसे छूट रहे हैं पीछे और विकसित देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पर ये आता था कि जो विकसित देश है वहां पर अच्छी स्वास्थ्य है, बढ़िया शिक्षा दी जा रही है और जीवन स्तर बहुत ही उच्च है। और जीवन स्तर ऊंचा कब माना जाता है, जब आप समझते हैं कि परचेजिंग पावर पेरिटी, जिसको पीपीपी कहा जाता है, क्रय शक्ति तुल्यता, अगर किसी व्यक्ति में जितनी ज्यादा होगी, कहने का अर्थ है कि उसका जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका प्रति व्यक्ति आय उस देश अथवा अर्थव्यवस्था की उतनी
उच्च होगी। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक हो गया, जिसे मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि विशेषज्ञ जो है वो विकासशील देशों में विकास प्रक्रिया अर्थात डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उस पर अध्ययन करने लगे। उसमें उन्होंने पाया कि विकसित देशों के प्रदर्शन की रिपोर्टों का भी वो सर्वेक्षण कर रहे थे कि विकसित देश अगर हैं तो किस प्रकार से हैं, उसका वो निरीक्षण कर रहे थे, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे। इसमें अब आगे देखेंगे कि एचडीआई में जब पहले 20 स्थान पाने के बाद पश्चिमी दुनिया को विकसित देश घोषित कर दिया गया। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि एचडीआई में जब पहले 20 स्थान पाने वाले पश्चिमी दुनिया के देश थे, पश्चिमी देश आप समझ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अब वो वही विकसित है और उनको ही स्थान भी मिल गया एचडीआई में, इसके आधार पे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर। लेकिन अब देखिए कि आगे क्या होता है। अब आगे क्या हुआ, सामाजिक वैज्ञानिकों ने इन अर्थव्यवस्थाओं में जीवन की दशा का मूल्यांकन शुरू कर दिया कि जीवन का दशा का जो है वो किस प्रकार से हम इवोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखा गया कि ऐसे अधिकतर अध्ययनों में पाया गया कि पश्चिमी देशों में जीवन में सब कुछ था, सब खुशी थी, ठीक है। किस प्रकार की खुशी थी? भौतिक खुशी, लेकिन जो अध्यात्म और जो अंदरूनी खुशी थी वो नहीं मिल रहा था। तो अब गौर करेंगे कि यहाँ पर इन अर्थव्यवस्थाओं में जीवन की दशा का मूल्यांकन जब शुरू किया गया तो ऐसे अधिकतर अध्ययनों में पाया गया, जब रिसर्च किया गया कि क्या कारण है कि ये विकसित देशों में ये मिला है, 20 देश हमेशा से रैंकिंग में टॉप पर आ रहे हैं, क्या ये वास्तव में बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा एचडीआई को दर्शाता है। तो ऐसे में अधिकतर अध्ययनों में पाया गया कि पश्चिमी देशों में जीवन में सब कुछ था सिवाय खुशी के। अपराध, भ्रष्टाचार, लूटपाट, फिरौती, मादक पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, नरसंहार, नैतिक पतन, यौन विकृति आदि सभी वहां पर पाए जा रहे थे। इन बातों को आप याद कर लेंगे कि अब जो भी विकसित देश है उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज के जो पहनावे के बारे में आप देख सकते हैं कि वहां पे नैतिक पतन को आप बिल्कुल समझ सकते हैं, यौन विकृति को भी आप समझ सकते हैं, वेश्यावृत्ति इस स्तर पर है उसको भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि जब पश्चिमी देशों में जीवन में सब कुछ था सिवाय खुशी के, तो यहाँ पर आपको एक अलग से आ जाता है जीएनएच, जो कि पढ़ना है आपको, जो जस्ट मैं इसके बाद में बताने जा रहा हूं कि जीएनएच ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि जीएनएच क्या है, ठीक है। समग्र खुशहाली सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि समग्र खुशहाली सूचकांक कैसे जारी किया जाता है और ये है क्या, इसमें भूटान का किस प्रकार से योगदान रहा है। भूटान एक छोटा सा हिमालय के गोद में बसा हुआ छोटा सा देश है जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में नगण्य है। वो देश कैसे पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाता है, इसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे कि भूटान एक बहुत छोटा सा देश है, अर्थव्यवस्था में नगण्य है, लेकिन पूरा देश उसको लोहा मानने लगी। किस प्रकार से लोहा मानने लगी, इस बात को आप समझेंगे। अब यहाँ से एक अलग प्रकार की सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा एक अलग प्रकार की लड़ाई छिड़ जाती है कि आखिर विकास में क्या बातें ऐसी है जो कि छूट चुकी है, जिससे कि बहुत अति आवश्यक है उसको शामिल करना। तो उन्होंने पाया रिसर्च के आधार पर किसी भी देश जो कि एचडीआई में सबसे टॉप रैंक पर है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर में भी बहुत अच्छी है और रैंकिंग भी एचडीआई की बहुत अच्छी मिली है, लेकिन उस देश में क्या ऐसा चीज है जो कि छूट जा रहा है, तो वो मिलता है, आप याद करेंगे, खुशी के बारे में। खुशहाली अथवा खुशी, हैप्पीनेस जिसे कहा जाता है, कि कोई देश ऐसा नहीं है कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है बहुत बढ़िया तो वो बहुत ही खुश होगा। इसको एक अन्य एग्जांपल से समझा जा सकता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में खुशी को आप किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आप देखिए कि कोई गरीब आदमी है, उसको अगर मान के चलिए कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको खुशहाली को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। खुशहाली को परिभाषित करने के कई मायने हैं। जैसे मान लिया जाए ये गरीब आदमी है जो कि पूरे के पूरे 24 घंटे से लगभग भूखा है, अगर उसको कोई अगर 2 रोटी भी अगर दे देता है तो भी वो अचानक से खुश हो जाता है। तो यहाँ पे खुशी की डेफिनेशन आप समझिए। अब अलग एक एंगल लिया जाए जिसमें कि मान लीजिए कि आपके गांव में 4 दिन से बिजली जो है चली गई है और अचानक से आप लाइट को देखते हैं तो आपको बिजली आने से भी खुशी हो सकती है। तो खुशी के कई मायने हो सकते हैं। खुशी विकास से कहीं ज्यादा व्यापक चीज है। तो कथाकथित विकास जिसे हासिल करने के लिए दुनिया पिछले कई दशकों से कड़ी मेहनत कर रही है, वो इंसानों को भौतिक खुशी देने में तो सक्षम है, परंतु जो आध्यात्मिक खुशी है या इंट्रोस्पेक्टिंग आप कह सकते हैं, अंदर की जो खुशी है वो देने में असक्षम है। खुशी का एक गैर भौतिक पहलू भी है, ये बात आप याद रखेंगे कि जो खुशी हम लोग सामान के थ्रू पाते हैं, जैसे हमने एसी खरीद लिया, BMW कार खरीद ली, प्लेन में हम चढ़ने लगे, बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तो ये एक तरह से भौतिक खुशी है और भौतिक पहलू है। इसके अलावे एक अभौतिक पहलू भी है जिसके थ्रू आप खुशी पा सकते हैं। इसका आशय है कि जब तक दुनिया अपने विकास के परिदृश्य यानी भौतिक खुशी को और पुष्ट करने में लगी रहेगी, तब तक उसे खुशी का गैर भौतिक हिस्सा
हासिल नहीं हो सकता। हमारे जीवन का गैर भौतिक हिस्सा जो कि मूल्यों, धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है, जैसे विकास या मानव विकास को भौतिक संदर्भों में परिभाषित किया गया है। तो हम लोग आइए देखते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं गैर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में, जिसे हम लोग समग्र राष्ट्रीय खुशहाली भी कहते हैं। और ये आप देखेंगे कि जीएनएच एक जारी किया जाता है रिपोर्ट, जिसमें कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में कहा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी पाते हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, अब देखेंगे हम लोग आगे कि किस प्रकार से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक महत्वपूर्ण सक्सेसर बना, महत्वपूर्ण आधार बना एचडीआई के बाद में। देखिए एचडीआई, आप एक बात याद रख लेंगे, एचडीआई जो है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई की रैंकिंग की जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जीएनएच के बारे में क्या है महत्वपूर्ण बातें, जो कि आप जीएनआई देखते होंगे, जीएचआई ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, वो इसी से रिलेटेड है। यही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि आपको याद रखना है। इस रैंकिंग में आप लोग देखेंगे कि जैसे एचडीआई की रैंकिंग में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है सबसे महत्वपूर्ण, आपने देखा कि नॉर्वे सबसे ऊपर के रैंकिंग में था और जो बुरुंडी था वो सबसे लास्ट के देश में था। बुरुंडी सबसे अगर माना जाए तो अति कम विकासशील कह सकते हैं, या एकदम धीरे धीरे स्लोली विकास कर रहा है वैसा देश है। वो 189 देशों में वो उसकी रैंकिंग 189 बिल्कुल इनिशियल थी और नॉर्वे बिल्कुल टॉप पर था। नॉर्वे तो आप बहुत बार देखेंगे कि नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो देश है ये हमेशा टॉप पर रहते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये जीएनएच आखिर क्या है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये देखने से पहले हम लोग समझते हैं समग्र राष्ट्रीय खुशहाली जीएनएच ये किस प्रकार से तय की जाती है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। इनके फैक्टर ये 4 हैं जो कि आपको याद रखना है। विकास के साथ साथ खुशहाली को हासिल करने के निम्नलिखित पैमाने हैं। तो देखिए आप तो ये समझ ही गए होंगे, जितनी बातें मैंने बता दी है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि केवल विकास के ये मायने नहीं है कि आप केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं अथवा शिक्षा मिल रहा है। एक और पैमाना है जिसमें कि आपको देखी जाती है कि आप इंटरनली कितने खुश हैं। देखिए इसको आपको मैंने एग्जांपल से मैं समझा भी चुका हूं कि खुशी को डिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन ये तो बात तय है कि ये आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। इसको केवल आप साधारण शब्दों में अगर समझें तो किसी का मुस्कुराना केवल या किसी का हंसना केवल खुशहाली को नहीं दर्शाता। इस बात को आप याद रखें। हो सकता है कि वो आदमी बहुत अंदर से टूटा हुआ हो, बहुत अंदर से दुखी हो, वो भी अभी आदमी आपको हंसता हुआ दिखाई दे सकता है, तो उसको आप खुशहाली की श्रेणी में नहीं रख सकते। खुशहाली के लिए ये भी नहीं रख सकते कि उसके घर में BMW कार है, ठीक है, और वो महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, वो भी खुश नहीं हो सकता है। इस बात को आप याद रखें। इकोनॉमिक्स के अनुसार देखिए, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट भी इस बात को मानता है कि चौथे में आप देखिए संस्कृति संवर्धन, जिसमें कहता है मूल्यों को समाहित करना और अध्यात्म को शामिल करना, जिसके बगैर प्रगति वरदान की जगह श्राप बनकर रह जाएगी। तो सोचिए, ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है कि जहाँ पे इकोनॉमिक्स है केवल पैसों के बारे में बात करती है, वो भी आज के डेट में मानने के लिए तैयार हो चुकी है कि इकोनॉमिक्स ही ऐसी सब्जेक्ट है जो कि केवल पैसे के बारे में बात करती है, लेन देन के बारे में बात करती है। लेकिन ये सब्जेक्ट भी आज के डेट में संस्कृति संवर्धन की बात करती है। इकोनॉमिक्स बात करती है कि संस्कृति संवर्धन के थ्रू ही हम मूल्यों को समाहित कर सकते हैं, अध्यात्म को शामिल कर सकते हैं, जिसके बगैर हम प्रगति की जगह जो है प्रगति वरदान की जगह श्राप बनकर रह जाएगा। जिसमें कि आप देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की भी बात की जा रही है। अब भाई जब बात हो रही है पर्यावरण संरक्षण की, बात कहाँ से आ गई यहाँ पर, तो हम लोग अगर समझना चाहेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स का परिभाषा हम लोग समझते हैं, उसके अनुसार शिक्षा बढ़िया मिल गया, किसी को अगर शिक्षा बहुत बढ़िया मिल गया, उस देश की अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बहुत बढ़िया है और जीवन स्तर बहुत ही अच्छा है, तो उस देश को हम विकसित मानते हैं। विकसित का आधार, डेवलप्ड का आधार यही है। पर्यावरण संरक्षण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे धन हो, किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा, किसी भी देश में बहुत ज्यादा धन हो, बहुत ज्यादा विकसित हो, बहुत धनी धनी लोग वहां पे निवास करते हो, मान लिया जाए कुछ क्षण के लिए, सभी के पास BMW कार हो, सभी को 5 लाख 10 लाख रुपए सैलरी मिल रहा हो, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो देश अगर बहुत ही विकसित है और वहां पे हाई लेवल पे सभी लोग रह रहे हैं और पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं है, तो वहां पे लोग रहेंगे कैसे? स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा कैसे? तो ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे शामिल की गई कि अगर मान लिया जाए अगर पर्यावरण को अगर संरक्षण नहीं प्रदान किया गया, लाख आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो ये इफेक्ट करता है आपके स्वास्थ्य को, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को भी लिया गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जब भी समग्र राष्ट्रीय खुशहाली के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तो होनी ही चाहिए,
ये तो फैक्टर है ही, लेकिन सुशासन भी उस देश में, उस अर्थव्यवस्था में बढ़िया होना चाहिए। साथ के साथ उसमें पर्यावरण संरक्षण की भी बात की जानी चाहिए उस अर्थव्यवस्था के लिए, और साथ के साथ चौथा नंबर पर संस्कृति संवर्धन भी होना चाहिए। इन चारों चीजों का जब तक समावेश नहीं हो पाएगा तब तक आप कह नहीं सकते हैं कि समग्र रूप से राष्ट्रीय खुशहाली आई है। आप कभी भी नहीं कह सकते हैं। इसको एक अन्य एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। पहले इन सब बातों को आप समझ लीजिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप रटने की जगह समझने पर ध्यान दीजिए। मैं बार बार कहूंगा कि रटने से अच्छा है कि आप समझिए किसी फैक्ट को। रटने से वो ज्यादा देर तक टिका हुआ नहीं रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय इंडिया की तरह नहीं होना चाहिए। वास्तविक आय, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में वास्तविक आय कभी जारी की जाती है। प्रति व्यक्ति आय जो आपका जारी किया जाता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जिसको आप कहते हैं, ये इंडिया में मुझे नहीं लगता कि सही दृष्टिकोण से यहाँ जारी किया जाता है। कभी 2019 में दिखाया जाता है 20 में कि 1,43,000 वार्षिक आय है किसी व्यक्ति की। आपको लगता है कि 1,43,000 रुपए क्या गरीब से गरीब व्यक्ति भी कमाता है क्या? ये देखिए, जो भी रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए वो एक निम्न स्तर के लोगों के लिए भी होना चाहिए। आप एनएनपी के आधार पे जारी कर देते हैं कि 1,43,000 है और जीएनपी आप काउंट कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेट नेशनल जो प्रोडक्ट के बारे में इसमें अन्य वीडियो में मैं समझाया हूं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट किस प्रकार से निकाला जाता है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप देखेंगे कि एनएनपी के माध्यम से किस प्रकार से पूरे देश की राष्ट्रीय आय और पूरे देश की राष्ट्रीय आय की गणना आप कर सकते हैं, वो भी मैंने समझाया हुआ है। तो वहां पर आप देखेंगे कि 1,43,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और एवरेज अब कैलकुलेशन जब 1,35 करोड़ के आसपास को 1,43,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्राप्त होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे आप राष्ट्रीय आय कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा शुद्ध राष्ट्रीय आय के बारे में आपको जानकारी मिलती है। उस वीडियो में आप पूरा का पूरा कंप्लीट अध्ययन आप कर पाएंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय किसी देश अथवा किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यहाँ पर आप ये भी समझेंगे कि देखिए, इस उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है, तो ये वास्तव में जो पश्चिमी देश होते हैं उसमें बहुत ज्यादा है, जिसमें कि आप देखेंगे कि नॉर्वे, फिनलैंड और जितने भी यूरोपीय और अमेरिकन देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, उसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा है। वहां ये भी बात की जा रही प्रति व्यक्ति आय, तो उस समय भी एचडीआई के रैंकिंग में भी थी, लेकिन यहाँ पे नई चीजें ये 3 शामिल की जा रही हैं। जहां पे बात हो रही है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की, तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में 3 बातें एक्स्ट्रा शामिल की जा रही है। उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तो वहां पर था ही, लेकिन यहाँ पर ये 3 बातें शामिल की जा रही है। क्या है? सुशासन। सुशासन का अर्थ है कि अच्छा से वहां शासन व्यवस्था भी होना चाहिए, जिससे कि जो भी लोकतांत्रिक अगर देश है तो वहां की जनता और सरकार दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की अगर बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण में ये बात की जा रही है कि जब तक पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा, अगर प्रदूषण ही रहेगा, तो सारे आपके जो इनकम किए हुए पैसे हैं वो स्वास्थ्य पर ही एक्सपेंस होगा। तो अगर पर्यावरण संरक्षण है, अगर पर्यावरण आपका अगर सुरक्षित है, तो आगे आने वाले समय के लिए भी आपके जो धन संपदाएं और आपका देश अथवा अर्थव्यवस्था है वो लंबे समय के लिए भी बहुत अच्छे से रन करेगा। और चौथा महत्वपूर्ण है संस्कृति संवर्धन। संस्कृति संवर्धन से क्या होता है कि आपके जो मूल्य है, मूल्यों को समाहित करना है, नैतिक पतन को गिरने से रोकना है और अपने मूल्यों को बचाकर रखना है, अध्यात्म को शामिल करना है, जिसके बगैर प्रगति वरदान की जगह श्राप बनकर रह जाएगी। कही जा रही है कि एसडीएसएन एक संस्था है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है एसडीएसएन, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ। एसडीएसएन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, और ये सॉल्यूशन नेटवर्क तो है ही, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है जो कि 20 मार्च 2020 को जारी किया। कि अब इसमें आप देखेंगे कि भारत की रैंकिंग 144वां है। 156 देशों की एक सूची जारी की गई 20 मार्च 2020 को। उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है जीएनएच में, वर्ल्ड खुशहाली के बात अगर की जाए, विश्व खुशहाली की, तो उसमें 144वां रैंक मिला। इसमें यह भी बात देखी जाती है कि उस देश अथवा अर्थव्यवस्था में लोग भ्रष्टाचार तो कहीं नहीं कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और आप जैसा जानते हैं, भारत को ये कहने में या एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि यहाँ के लोग अध्यात्म में तो है ही आगे, यहाँ पे अपने अपने जाति धर्म को मानने में लोग बहुत आगे तो है ही है। साथ के साथ ये भी कहने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए या समझने में संकोच नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे नौकरी लोग पाते ही इसलिए है कि उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका मिले, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इसको अदरवाइज नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि यहाँ पे लगभग लोगों की मेंटेलिटी है, कुछ प्रदेशों को छोड़ के कुछ प्रदेश के लोग तो ऐसे हैं जो कि इतने एक्सपर्ट हैं, जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी ही केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें
मौका मिले। और ये आप समझिए कि अगर नहीं लिया है, कोई किसी ने आज तक कहे कि मैंने आज तक 1 रुपए का घूस नहीं लिया, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं बहुत ईमानदार हूं, तो ये समझिए कि उसको मौका नहीं मिला है। मौका मिलने पर आप पेपर पढ़ के देखिए, समाचार पत्र में हर एक दिन वैसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिसपे आप कभी भरोसा नहीं किए होंगे, वो भी रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात उल्लेख करना बहुत ही जरूरी है कि भ्रष्टाचार से भी रैंकिंग नीचे आती है। आज अगर इंडिया की रैंकिंग किसी भी मामले में सबसे नीचे जाती है तो उसके पीछे भ्रष्टाचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण से हमेशा नीचे जाती है। और जातिवाद और किसी भी बात को लेकर जो इंटरनली डिस्प्यूट करते हैं लोग, आंतरिक जो कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, भारत में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रदेशों में हमेशा आंतरिक कलह की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते भी रैंकिंग बहुत नीचे चली जाती है। क्योंकि ये विश्व के दृष्टिकोण से और विश्व की नजर से आप कुछ भी करते हैं, ये तो समझिए कि बैठे हुए जो उच्च स्तर के लोग हैं ये सभी कार्यकलापों पर नजर रखते हैं। तो फिनलैंड हमेशा की तरह तीसरी बार ये टॉप रैंकिंग पर विश्व खुशहाली में फिनलैंड का स्थान आया। यहाँ पर आप देखेंगे कि फिनलैंड जो है वो हर मामले में आगे है, और चाहे वो सुशासन के मामले में देखेंगे, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे, चाहे संस्कृति संवर्धन की बात करेंगे, नैतिक मूल्यों की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, सभी पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, फिनलैंड लगातार तीसरे बार हमेशा क्या किया है, टॉप किया है फिनलैंड। उसके बाद में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का रैंकिंग देखिए 66वां है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का रैंकिंग 66 है जबकि इंडिया का 144 है। देखिए आप समझते होंगे, इसको साधारण एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि मान लीजिए देखिए पाकिस्तान से लगभग 4 गुना 5 गुना बड़ा है इंडिया, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में काफी बड़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भ्रष्टाचार की, यहाँ पे किसी भी प्रकार की इंटरनल जो आंतरिक कलह की स्थिति है, ये इससे ज्यादा रहता है। तो ये छोटा सा कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी होता है तो उतना ज्यादा दिखाई तो देता है, लेकिन अब बहुत लार्ज स्केल पे नहीं दिखाई देता है, छोटे लेवल पे दिखाई देता है। दूसरी बात है कि ये रैंकिंग क्यों कम हुई, उसके पीछे देखिए भ्रष्टाचार यहाँ भी है, यहाँ भी है। इंटरनल जो आंतरिक कलह की बात है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या ऐसे मायने हैं कि ये ऊपर चला गया? तो इसकी बात अगर की जाए तो अगर मान के चलिए कि खुशहाली की बात ही की जा सकती है कि हाँ लोग जैसे भी है लेकिन ज्यादा खुश है, ज्यादा हाय तौबा मचाने पर नहीं है। कुछ तो बात ऐसी लगी होगी कि यूएन इस रिपोर्ट में इसको रैंकिंग पर ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये कुछ न कुछ आधार होगा जिसमें कि चाहे वो पर्यावरण की बात होगी, चाहे वो संस्कृति की बात होगी, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात होगी, कुछ तो बात होगी जिसपे कि ये इससे ऊपर गया, इसीलिए इसकी रैंकिंग आगे आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जहां तक बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जा रही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, जिसको हम लोग WHI कहते हैं या GHI, WHI को आज के डेट में GHI कहा जाता है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स कहा जाता है। आप ये बिल्कुल याद रखेंगे कि WHI को वर्तमान समय में WHI को ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स भी कहा जाता है, जिसको आप लोग साधारणतया मैगजीन में या फिर पेपर में GHI के नाम से जानते हैं। तो GHI है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक में 2020 में 20 मार्च 2020 में भारत को रैंकिंग मिला है 144वां। ये आपके करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2020 में जो है भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो 144वां रैंक मिला है। और टोटल जो देश जिन पे खुशहाली के लिए गणना की गई थी वो 156 देश थे, ठीक है। तो यहाँ पर बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और आगे चलते हैं हम लोग। 144वां रैंक मिला है। अब इसमें देखिए खुशहाली का वो अर्थ को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि खुशहाली के 2 मायने रहते हैं। क्या मायने होते हैं आप यहाँ पर देखिए। एक तो खुशहाली का ये अर्थ होता है जो कि भाव को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो कि इमोशंस के बारे में रहता है। जैसे कोई आदमी मुस्कुरा दिया तो क्या आप ये मान लेंगे कि वो आदमी बहुत खुश है, या हंसने लगा खिलखिला के तो आप ये मान लेंगे कि वो आदमी बहुत ही खुश है? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक तो समझिए कि खुशहाली का अर्थ है एक भाव जो कि इमोशंस को बताता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए क्या आप कल खुश थे, तो हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में एक दिन के लिए कोई खुश हो सकता है अथवा एक दिन के लिए वो नाराज भी हो सकता है। लेकिन अगर मूल्यांकन की अगर बात की जा रही है, जिसमें इवोल्यूशन आप करते हैं पूरे समयांतराल या पूरे जीवन काल के लिए, तो इसमें आप देखिए कि किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या आप अपने जीवन से खुश हैं। तो ये समग्र रूप से आप बोलेंगे कि हाँ मैं जीवन से खुश हूं अथवा मैं नाराज हूं। तो ये पूरा का पूरा इवेल्युएट करता है। जबकि ये मान के चलिए, पूर्ण रूप से मान के चलिए, जो संस्कृति संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, सभी रूपों में जो खुश होगा वो भी किसी एक दिन या एक क्षण के लिए 5-10 मिनट के लिए नाराज हो सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि अगर मान के चलिए कोई कितना भी खुश हो, लेकिन कुछ समय के लिए नाराज होता ही होता है। लेकिन आप समग्र की बात अगर आप करते हैं तो समग्र इवोल्यूशन में आप देखते हैं कि क्या अपने जीवन से खुश है। इसमें आपको पूरा का पूरा सभी तथ्यों पर आपको नजर डालना पड़ेगा कि आपके लिए जितने भी फैक्टर्स हैं, कारक हैं, आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको समझना होगा कि क्या आपके जीवन में कमियां हैं, क्या आपको सुधार करने चाहिए। ठीक है, आप पूरे के पूरा अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खोजने का प्रयास करेंगे कि क्या छूट रहा है, क्या पाना चाहिए, और आप आत्मिक शांति अथवा आत्मिक खुशी के लिए आप क्या कर सकते हैं बेहतर, उसके लिए आप अपने आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने मन के अंदर से बात करेंगे कि क्या आपको चाहिए और किस प्रकार से उसमें सुधार करना चाहिए। तो ये मूल्यांकन वाली बात हो गई। और जबकि भावात्मक अगर बात है इमोशंस की, तो वो तो एक क्षणिक है जो कि कुछ समयांतराल के लिए होता है। इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में आपको जानकारी मिली। मुझे आशा और उम्मीद पूरा का पूरा है कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपिंग प्रोग्राम के द्वारा जो एचडीआई जारी किया जाता था उसको। भूटान के बारे में मैं केवल यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहूंगा कि भूटान एक छोटा सा देश है जिसने कि इस खुशहाली को लाने में किस प्रकार से मदद किया। भूटान के बारे में मैं यहाँ पर उल्लेख कर देना चाहूंगा कि भूटान हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा और आर्थिक तौर पर नगण्य राष्ट्र है। वहां पर अगर आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो बहुत ही छोटा सा एक तो देश है और उसकी अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल नगण्य है। उसने 1970 के दशक की शुरुआत में विकास को मापने की एक नई धारणा पेश की जिसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कहा गया, GNH कहा गया। तो ये आप बात बिल्कुल याद रखेंगे कि जब ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे और भूटान की चर्चा अगर नहीं हो तो ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। भूटान देखिए कि एक छोटा सा राष्ट्र, एक छोटा सा अर्थव्यवस्था, देखिए किस प्रकार से ये विश्व की नजर में इस प्रकार से सुधार के दृष्टिकोण से आया, इसको आप देखेंगे। उसने 1970 की दशक की शुरुआत में विकास को मापने की एक नई धारणा को पेश किया। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया, भूटान के लोगों ने बताया कि किस प्रकार से ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में उन्होंने बताया। यूएनडीपी द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था एचडीआई, उसको वो खारिज नहीं किए, वो लोग एचडीआई को भी मानते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जीएनएच को भी फॉलो किया और उसके पीछे चलते रहे। जो भूटान वाले थे वो एचडीआई को भी मानते थे और साथ के साथ ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस के पीछे भी ये चल रहे थे। और ये अपने तरीके से राष्ट्र को सुधारने के लिए एक जीएनएच की एक परिभाषा इन्होंने दी, ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस की इन्होंने एक परिभाषा दी। इसमें इन्होंने क्या कहा ये समझिए कि भूटान 1972 में, एक बात बता रहा हूं मैं कि भूटान 1972 से जीएनएच का पालन कर रहा है। आपसे पूछा जाए कि भूटान जो है जीएनएच ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस का पालन कब से कर रहा है, तो भूटान की बात अगर रही तो आप हमेशा याद रखेंगे डेट 1972 से। देखिए कितना साल पहले की बात है, 72 और उधर हो गया 28 साल, 28 10 38 10 48 साल। सोचिए 1972 से आपका भूटान जीएनएच का पालन कर रहा है, जिसमें खुशी या फिर विकास को वो नए तरीके से उन्होंने परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति संवर्धन, इसमें मूल्यों को समाहित करना, ये जितने भी फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स भूटान की देन है। भूटान की देन है कि उन लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की भी बात को समझाया, सुशासन की बात को समझाया और सबसे महत्वपूर्ण बात संस्कृति संवर्धन के बारे में भी बतलाया कि आपके पास जब तक मूल्य नहीं होंगे, आध्यात्मिक आप नहीं बनेंगे, तब तक आप जितने भी प्रगति कर लेंगे वो वरदान की जगह श्राप बन जाएगा। कहने का मतलब आप जितने भी आर्थिक तौर पे मजबूत बनेंगे, विश्व युद्ध को ही आप ले लीजिए। विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारण क्या थे आप जैसा कि जानते होंगे। विश्व युद्ध में आप जैसा जानते होंगे कि जर्मनी जैसा देश जो कि आज विकसित देशों की उच्च श्रेणी में, उच्च विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है, आप सोचिए कि विश्व युद्ध की स्थिति क्यों आई। अगर आप ये बात अगर गणना करेंगे और समग्र चीजों का अध्ययन करेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल से समझ में आ जाएगा कि केवल आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से विकास को केवल विकास नहीं माना जा सकता है। आपको उस देश में सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति संवर्धन की भी बात आपको करनी होगी। जिस बात को शिक्षा के रूप में किसने शामिल किया, जीएनएच में शामिल किया भूटान देश ने। भूटान ने समझाया सबसे पहले, जो कि 1972 से जीएनएच का पालन कर रहा था, वही समझाने में सफल भी हुआ और उस बात को यूएनडीपी ने भी माना और विश्व के सभी देशों ने, सभी वैज्ञानिकों ने भी माना कि भूटान का ये कहना बिल्कुल सही है। अब भूटान के नियमों को हम लोगों को भी पालन करना चाहिए, हम लोगों को भी अपने नैतिक मूल्यों में सुधार करना चाहिए, नहीं तो वरदान की जगह जो प्रगति हम कर रहे हैं वो अभिशाप बन जाएगा। इसलिए भूटान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जीएनएच को लाने में और ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस को परिभाषित करने में, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को परिभाषित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान
आपको याद रखना है भूटान की है। भूटान एक छोटा सा देश है जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जीएनएच के मामले में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो की समाप्ति होती है।